मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर, है ना। हिटलर का उदय और नस्लीवाद। अब आपने हिटलर का नाम तो सुना होगा, है ना। यहाँ पे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये कौन है? ये हिटलर है ना। चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। बुक में पेज नंबर 49 निकाला, इस पे चैप्टर 3 है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, many of you will know something about the Nazim and the Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambitions of conquering all the Europe, है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपने आपने जो है ये जो नज़ीम है ना, नस्सियों और उनके जो नेता थे, उनके जो लीडर थे, कौन उनके नेता थे? हिटलर, है ना। हिटलर के जो कट्टर जो समर्थन था उसके बारे में आपने सुना होगा, हिटलर के बारे में सुना होगा, है ना। तो आपको शायद पता होगा कि हिटलर जो थे जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते थे। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता थे। कौन? हिटलर, है ना। हिटलर, ये जो उनकी पिक्चर है यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, हिटलर ये क्या करना चाहते थे? ये जर्मनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे और यूरोप को जीत लेना चाहते थे। आपने यह भी सुना होगा कि उनके जो यहूदियों को मरवाया था, है ना। उन्होंने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन जो नासीवाद थे सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं था। यह दुनिया और जो राजनीति के बारे में एक संपूर्ण सिस्टम था। विचारों की पूरी एक क्या थी? संरचना का नाम था, है ना। उसी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो नाजिम जो थे वो क्या था, नाजिम क्या है ना। नाजिम वॉज ऑल अबाउट, इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या है ये। और लेट अस सी व्हाई द हेलमुट, जो वो था हेलमुट, उसके फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेस ऑफ हिज फेयर वॉज, है ना। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हेलमुट थे उनके पिता ने जो आत्महत्या की थी वो क्यों की थी और वे किस चीज़ से डरे हुए थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इन में 1945, है ना, मई में कब? 1945 में जर्मनी में जो मित्र राष्ट्र थे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलाइज, उनके सामने समर्थन कर दिया। जर्मनी ने जो मित्र राष्ट्र थे उनके सामने समर्पण कर दिया। हिटलर जो थे उनको अंदाज़ा हो चुका था कि अब उनकी लड़ाई का क्या हाश होने वाला है। इसीलिए हिटलर और उनके जो प्रचार मंत्री थे, जिनका नाम था गोएब्बल्स, है ना, ने बर्लिन, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये है बर्लिन, है ना। तो ये बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, है ना। उसके बाद युद्ध खत्म होने के बाद ये न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल अदालत, है ना, एक सैनिक अदालत स्थापित की गई थी। क्या की थी? इंटरनेशनल सैनिक अदालत स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। इस कोर्ट के अंदर, है ना, इस कोर्ट में जो अदालत थी उसमें शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए जो नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जो है जिम्मा सौंपा गया था। यहाँ पे न्यू वर्ड्स में देखिए, एलाइज एक शब्द है। ये एलाइज क्या होता है? एलाइज को हिंदी में बोलते हैं मित्र राष्ट्र, है ना। तो ये मित्र राष्ट्र
का जो है, ये एलाइज का जो नेतृत्व है वो यूके और जो फ्रांस है उसके हाथों में था, है ना। ये जो एलिस का था उसका जो लीडरशिप जो कर रहे थे वो यूके और फ्रांस के हाथ में था। 1941 में जो यूएसएसआर और जो यूएसए है, इन जो गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्होंने धुरी शक्तियाँ यानी जो जर्मनी थी, है ना, इटली थी और जो जापान, है ना, उसका मिलकर सामना किया था। युद्ध जब वो वार हुआ था उसके दौरान जो जर्मनी का व्यवहार था, है ना, वो खास तौर से इंसानियत के खिलाफ जो अपराध थे किए गए जो अपराध थे, उसकी वजह से कई गंभीर जो नैतिक सवाल खड़े हुए थे। उसके कृत्यों को दुनिया भर की निंदा की गई थी, है ना। तो वो क्यों आ गए थे? ये युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार खासकर से इंसानियत के खिलाफ जो अपराध की वजह से कई गंभीर सवाल उठे थे, और उसी जो उन्होंने हरकतें करी थी उसकी इस दुनिया भर में निंदा की गई थी। और ये कृत्य क्या थे, ये एक्ट्स क्या थे? वो थे, अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेग्ड, है ना, दूसरे विश्वविद्यालय जो सेकेंड विश्वविद्यालय हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसके साय में जर्मनी ने जो है लोगों को बहुत मारा था, जनसंहार हुआ था, जिसके तहत जो यूरोप था, है ना, यूरोप में रहने वाले कुछ जो खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारे जाने लगा था। इस वॉर में मारे गए लोगों में 6 जो मिलियंस जू थे, मतलब वो थे यहूदी थे, और जो है 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के सिटीजन थे। साथ ही मानसिक, है ना, मेंटल और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए कितने लोग? 70,000 जर्मन नागरिक भी मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद इनके अलावा न जाने कितने ही जो पॉलिटिकल विरोधी थे उनको भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी जो ये संख्या थी में लोगों को मारने के लिए, है ना, ये जो कत्ल खाने बनाए गए, वहाँ जहरीली गैस के हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये जो न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य जो मेन नाजिम थे उनको ही मौत की सज़ा दी। बाकी अपराधियों को उन्होंने बहुतों को तो बहुतों को तो क्या है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सज़ा तो मिली, लेकिन जो नासिर थे को भी सज़ा दी गई, है ना। वह उनकी जो जुर्म थे उसके मुकाबले बहुत छोटे थे, जो उन्होंने हरकतें करी थी उसके मुकाबले उनकी जो सज़ा थी वो बहुत ही छोटी थी। असल में जो एलाइज थे, मित्र राष्ट्र, पराजित जो जर्मनी थी, पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था उसके बाद जर्मनी को थोपा गया था, ठीक है। फिर everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly tracked back to the German experience at the end of the First World War। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वार हुआ था, उसके आखिर में जो जर्मनी है उनके लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी जो वो था नासी जर्मनी का जो है उसका उदय करा था, है ना। अब वो एक्सपीरियंस क्या था? व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? उसका अनुभव क्या था?
बर्थ ऑफ द वाइमन रिपब्लिक, है ना। अब क्या हुआ कि जर्मनी, अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 12th सेंचुरी, fought द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, है ना। जैसा कि आपको पता है कि जो 20th सेंचुरी थी उसके जो शुरुआती साल थे उसमें जर्मनी एक ताकतवर क्या था, साम्राज्य था, एक अच्छा ताकतवर राज्य था। उसमें उसने जो है ऑस्ट्रेलियाई जो साम्राज्य था ना, ऑस्ट्रेलियन जो एम्पायर था उसके साथ मिलकर जो अलायंस थे, है ना, कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, है ना। इनके खिलाफ पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब था, 1914 पे ये शुरू हुआ था और 1918 तक लड़ा गया था। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियाँ यह सोचकर इस वॉर में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी और सभी को किसी न किसी तरह से कुछ फ़ायदा ही होगा। इस उम्मीद से वो लोग इस युद्ध में आ गए थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध कितना लंबा खिंच जाएगा। पूरा जो यूरोप था उसकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, है ना, वो एकदम से निचोड़ चुकी थी। वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से वो पूरा तहस नहस हो चुका था। फ्रांस और जो बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल कर ली थी, उसे अच्छा भी लगा था। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी जो अलायंस मित्र राष्ट्र थे उसमें शामिल हो गया तो इस खेमे में काफ़ी ताकत, इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा ताकत मिली। और लास्ट में नवंबर 1918 में, है ना, 1918 में उन्हें जो है सेंट्रल पावर शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, जर्मनी जो पराजित हो गई, हार गई, और वहाँ का जो राजा था, सम्राट था, उसने अपना पद त्याग दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ने वहाँ की जो पार्लियामेंट पार्टीज थी उसको जर्मन की जो पॉलिटिक व्यवस्था थी, है ना, जो पॉलिसी थी उसको एक नए सांचे में ढालने की का एक अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में जो वाइमन थे उसने एक सभा, जो नेशन सभा थी, उसकी बैठक बुलाई और जो संघीय आधार था उसको डेमोक्रेटिक संविधान पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद जो नई व्यवस्थाएं थी, है ना, नई व्यवस्था में जर्मन जो पार्लियामेंट थी, यानी कि जो राइक्सटाग, है ना, राइक्सटाग, ये है ना जर्मन पार्लियामेंट, या उसको हम क्या बोलते हैं, राइक्सटाग, के लिए जो वो थे जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका इलेक्शन के लिए औरतें सहित सभी जितने भी एडल्ट नागरिक सिटीजन थे उनको समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया, है ना। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल by its own people, largely become of the term it was forced to accept after Germany's defeated at the end of the First World War। लेकिन ये जो रिपब्लिक खुद, नया जो रिपब्लिक था वो खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों की को रास नहीं आया, है ना, अच्छा नहीं लगा। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो फर्स्ट वार था उसने जर्मनी की जो हार थी उसके बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। जो एलिज थे, मित्र राष्ट्र थे, उनके साथ जो है वर्साई में हुई शांति
जो ट्रीटी थी जर्मनी को जनता के लिए बहुत कठोर और जो है उनके अपमानजनक थी। इस संधि जो इस ट्रीटी थी की वजह से जर्मनी को अपने सारे जितने भी उपनिषद थे 10% आबादी जो थी वो 13% जो लैंड है 75 जो आयरन स्टोर्स हैं, आयरन भंडार हैं, है ना, और 26% जो कोल के जो भंडार हैं फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही जो ताकत थी वो ख़त्म करने के लिए जो एलिज ने उनकी सेना भी भंग कर दी। जो युद्ध था वो युद्ध वॉर ग्लिट क्लूज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, उस पर जुर्माना भी लगाया गया था, 6 पौंड का उन पर जुर्माना लगाया गया। तो इस प्रकार से ये युद्ध हुआ, है ना। बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि जो वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमन जो रिपब्लिक थे उसको ही जिम्मेदार ठहराया था। अब इफ़ेक्ट क्या हुआ वॉर का? द इफ़ेक्ट ऑफ द वॉर। इफ़ेक्ट में क्या हुआ, ये जो वॉर था, है ना, इस वॉर ने जो कॉन्टिनेंट्स थे, है ना, पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, है ना, दोनों ही स्तर पर ख़त्म कर दिया था। यूरोप जो है वो कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदार महाद्वीप बन गया। अब विडंबना ये थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात जो वाइमन गणराज्य थे, रिपब्लिक थे, उससे वसूल किया जा रहा था। इस रिपब्लिक के युद्ध में पराजय के अपराध बोध और जो राष्ट्रीय अपमान का बोझ को ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से उनकी आर्थिक स्तर भी बहुत चरमरा गई थी। जो वाइमन रिपब्लिक था उसमें जो मुख्य रूप से समाजवादी थे, कैथलिक, है ना, और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। ठीक है, वहाँ के ये लोग थे। नवंबर क्राइम्स कहकर उनका मजाक उड़ाया गया। ठीक है ना। उसके बाद जो उनकी जो मनोदशा जो है वो अच्छी नहीं थी, और इसी का जो है जो मनोदशा का जो वो थी, जो उनकी मनोदशा थी उसका वो राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा उस पर प्रभाव भी पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और जो यूरोप इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे, आर्थिक संकट थे, वो भी आए थे। 1924 से 28 के जो ईयर थे वो बहुत ही डिप्रेशन वाले थे, मंदी के काल थे। पॉलिटिकल स्तर पर जो वाइमन रिपब्लिक था वो एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। जो वाइमन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से रिपब्लिक कभी भी अस्थिर और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी जो थी वो क्या थी, वो थी अनुपातिक रेशियो की, है ना। उसमें एक कमी थी कि जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को जो बहुमत मिला लगभग नामुमकिन बन गया। हर बार जो गठबंधन था सरकार सत्ता में आ रही थी, गठबंधन सरकार जो है वो आ रही थी। दूसरी समस्या जो है वो जो आर्टिकल 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति
को आपातकालीन लागू लागू करने और नागरिक अधिकार रद्द करने और जो अध्यक्ष जो थे उनके के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन में वाइमन रिपब्लिक का शासन 20 कैबिनेट्स के हाथों में रहा और उसी के औसतन अवधि 339 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान जो आर्टिकल 48 था उसका जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। डेमोक्रेसी जो संसद थी है ना, उसकी व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उसके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहा था। ठीक है, तो ये था डिप्रेशन का ईयर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।